टीएनएस चैनल में आपका स्वागत है। खान सर की फेमस बुक बायोलॉजी की आज हम इसे पढ़ेंगे। ये बुक रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण किताब है। आप सभी लोग पढ़कर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर कर लें। तो आज क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो लावक केवल पौधों में पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, दूसरा प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। जो हरित लवक है प्रकाश संश्लेषण में सहायक। वर्णी लवक, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों के लिए जिम्मेदार है। अवर्णी लवक स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह। ये अवर्णी लवक जड़ में पाया जाता है। अवर्णी लवक मुख्यतः अमीनो अम्ल का वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। जो अवर्णी लवक मुख्यतः अमीनो अम्लों को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। गोल्जी का देखेंगे अब। गोल्जी गाय, इसकी खोज 1898 ईस्वी में कॉमिन लोगोलरी के द्वारा की गई। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसे गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना है। किसका? सेल प्लेट का निर्माण करना है। यह कोशिका का प्रमुख श्रावण अंग है। कौन सा? गोल्जी काय कोशिका का प्रमुख श्रावण अंग है। यह लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में सहायक है। इसमें पैराक्सीसोम और लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है गोल्जी काय। यह शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होता है। यह शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होता है। यह जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे। यह विभिन्न कोशिका पदार्थ के निर्माण, उनके संग्रहण तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। परिवहन हेतु उत्तरदायी कौन होता है? गोल्जी काय। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण एवं परिवहन केंद्र मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है। गोल्जी काय के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। गोल्जी काय सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी का जो सरल शर्करा है उसे जटिल शर्करा में परिवर्तित करता है। अब देखेंगे लाइसोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज डी
डुवे के द्वारा की गई। इसकी खोज डी डुवे के द्वारा की गई। यह एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। यह जो है एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इनका निर्माण गोल्जी अथवा अंतःप्रदेवी जालिका में होता है। इनका निर्माण गोल्जी अतः अंतःप्रदेवी जालिका में होता। किसका? लाइसोसोम का। लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम जो है ये नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइसोसोम है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर में होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर में होता है। अतः इसे आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। राइबोसोम यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन? यह राइबोसोम यह पादप कोशिका व जंतु कोशिका का दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पाइलेडे के द्वारा किया गया। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यह जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण हैं जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिका में पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार में पाया जाता है। यह किसी प्रकार के झिल्ली से घिरा नहीं होता है। यह किसी प्रकार से झिल्ली से घिरा नहीं होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना है। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना है। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम नोमुरा ने किया। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए Mg++ आयन की आवश्यकता होता है। अब देखेंगे तारक काय सेंट्रोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज बावरी के द्वारा की गई। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। तारक काय का प्रमुख कार्य मुख्य नलिकाओं प्रोटीन की खोखली नली को संगठित करना है, जो कि कोशिकाओं कंकाल को स्थिर संरचना प्रदान करता है। किसको? कोशिकाओं के कंकाल के स्थिर संरचना को प्रदान करता है। कौन? तारक काय। अब देखेंगे गुणसूत्र क्रोमोसोम। इसकी खोज वाल्टर इलेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई। धागे सदृश संरचना होती है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। इसकी खोज
वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई। धागे सदृश संरचना होती है। किससे? धागे सदृश संरचना होती है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। आप लोग पढ़कर चले जाते हो पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करोगे तो हम और वीडियो बनाएंगे। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इनके ऊपर जो दाने के समान संरचना पाई जाती है उन्हें हम जीन मान सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध आकर्षण बल को फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। जीन प्रोटीनों का कुटन कोड नहीं करता है। जो जीन है प्रोटीनों का कुटन कोड नहीं करता है। इन्हें आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। इन्हें क्रोमोसोम को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिक जिस स्थान पर मिलते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम छोर को टीलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग जीन कहलाता है। गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग जीन कहलाता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए देखेंगे। ये देखो डीएनए का हेलिक्स मॉडल है, इधर दिखाया गया है। ये चित्र में पूरा इसका चित्र है, आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए। यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात यह अम्ल हमारा आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है। कौन? डीएनए। इस अम्ल में डीऑक्सी राइबो शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार 2 प्यूरिन एडेनिन एवं गुआनिन तथा 2 पाइरेमाइडिन थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। कौन कौन से? 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार 2 प्यूरिन एडेनिन एवं गुआनिन 2 पाइरेमाइडिन थाइमिन साइटोसिन होते हैं। डीएनए के द्विरज्जुकी प्रतिरूप की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी। डीएनए के द्विरज्जुकी प्रतिरूप की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी, जिसके लिए 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके अनुसार डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा, अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट में वृत्ताकार होता है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है डीएनए। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने? 10।
एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ए डबल बॉन्ड टी तथा साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड जी। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक। केंद्रक के अलावा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट। किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है। किसी जीव में व्यक्ति के उपस्थित डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। जिसके द्वारा उस जीव व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम में डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा की गई। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता अपराधियों का पता लगाने में। दूसरा है खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में, संपत्ति विवाद के निपटारे में, आनुवंशिक रोग जेनेटिक डिसीज के इलाज में, पराजीनी फसल ट्रांसजेनिकॉर्प के निर्माण में। राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसमें एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह अम्ल केवल आरएनए होता है, विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इन सूचनाओं से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस अम्ल में राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। यहाँ डीएनए के थाइमिन क्षार की जगह यूरेसिल नामक क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार समान होते हैं। बताया कि जो डीएनए में होता है थाइमिन क्षार की जगह यूरेसिल नामक क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार समान होते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए, इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए, यह अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सबसे छोटा आरएनए है। आरएनए राइबोसोम आरएनए, यह राइबोसोम पर पाया जाता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे आप देखेंगे। ये अंतःप्रद्रवी जालिका का चित्र है। ये जो होता है ये वाला न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस है ये यानी केंद्रक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो हमारा आरएनए है, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में दोनों में पाई जाती है। यह
पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई। किसकी? आरएनए की। इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई। सबसे बड़ी कोशिका अंग है। सबसे बड़ी कोशिका अंग है। इसके भीतर का स्थान ल्यूमेन कहलाता है। चिकनी अंतःप्रदैवीय जालिका अंतःप्रदैवीय जालिका है जो पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई। सबसे बड़ी कोशिका अंग है। इसके भीतर यह स्थान ल्यूमेन कहलाता है। चिकनी अंतःप्रदैवीय जालिका कुछ मात्रा में हार्मोन्स का भी संश्लेषण करता है। इसका मुख्य कार्य वसाओं तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ईआर दो प्रकार का होता है। पहला स्मूथ ईआर, वैसा ईआर जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। यह कोशिकांग में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। इसमें कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करता है? चिकनी अंतःप्रदैवीय जालिका। रफ ईआर, वैसा ईआर जिस पर राइबोसोम पाया जाता है। यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है कौन? राइबोसोम ईआर, रफ ईआर। वैकोल रसधानी, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह एक झिल्ली से घिरी हुई होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अंतःप्रदैवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल होती है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल होती है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अधिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होता है। ये ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होता है। अब देखेंगे परासरण, ऑस्मोसिस। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अल्प परासरण कोशिका इसमें फूल जाएगी। सम परासरण कोई परिवर्तन नहीं। अति परासरण कोशिका चिपक जाएगी। एक कोशिकी अवायवी जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन आनुवंशिकता का क्या है? इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए का क्रियात्मक खंड है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नोट: जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैक
क्लिंटॉक द्वारा मक्का मैज पर प्रयोग के दौरान दी गई थी। ट्रांसपोजोन के नाम से भी प्रचलित जंपिंग जीन डीएनए के भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति पोजीशन बदलते रहते हैं। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। एक कोश की जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अब क्लास को समाप्त की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा क्लास बंद करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।